अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है इस्लामाबाद में पिछले दिनों 17 और 18 मार्च को। तो उसके हवाले से आज बात करेंगे। इस इवेंट का नाम था इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग, और ये जो NSD है, नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न जो है, उन्होंने ये अरेंज किया था। डॉक्टर मोईद यूसुफ जो प्राइम मिनिस्टर के नेशनल सिक्योरिटी पे एडवाइज़र हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी जो हैं, उन्होंने इसका इनेकाद करवाया था। और इस इवेंट की अहमियत मैं थोड़ी सी आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में पहले कभी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में इस अंदाज से नहीं सोचा गया था फॉर्मली। वैसे तो जो लोग लिखने पढ़ने से शगफ रखते हैं उनको पता होगा, जो बातें मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस इवेंट में क्या हुआ, उनको पता होगा कि ये बातें तकरीबन कमोबेश पिछले 2 दिहाइयों से पाकिस्तान के अंदर प्रिंट मीडिया में बिलखसूस उठाई जा रही थी, और ओपिनियंस भी मुख्तलिफ़ अखबारात में इसके बारे में आते थे। एकेडेमिया में ये बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश करती रहती थी। जो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादातर इन बातों पे गौर करते थे, इन इश्यूज़ को उजागर करते थे, लेकिन फॉर्मली इसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था। अब इस इवेंट का इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी जो हमारी है, उसका इनिशियली ये ख़याल किया जाता था, अभी तक जो हमारे मुल्क के अंदर ख्याल होता था, उसको मिलिट्री के साथ रिलेटेड चीज़ों को रखा जाता था। लेकिन अब उसके अंदर मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए या अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए आपको सिर्फ हार्ड पावर से हट के बहुत सारी और डायमेंशंस भी इसके अंदर इंक्लूड करनी होती हैं, तब जाके आपका मुल्क असल में सिक्योर बनता है। अगर आप मिलिटरीली बहुत भी मजबूत हो लेकिन आपकी इकॉनमी कमज़ोर हो, तो वो जंगें तो इकॉनमी से लड़ी जाती हैं। तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खुदा न खास्ता कोई जंग हो जाती है, तो अगर आपकी इकॉनमी कमज़ोर हो, मिलिट्री आपके पास बेहद भी मजबूत हो, तो फिर वो जंग के काबिल तो नहीं रहेगा वो मुल्क, उसकी मईशत तबाह हो जाएगी और वो कोलैप्स कर जाएगा, गुर्बत बढ़ जाएगी, वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम के अंदर लेके आना, इस पे फॉर्मली एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने इसमें पहले दिन आके ख़िताब किया, दूसरे दिन आर्मी चीफ़ ने आके ख़िताब किया, बल्कि ये आर्मी चीफ़ का वो ख़िताब है जिस पे आज और कल में आपने शायद मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा गर्दिश सुनी होगी इन बातों की। ये असल में इस मौके पे ये ख़िताब किया गया था आर्मी चीफ़ का जो है, जिस पे कि बिला जवाज़ तनकीद हो रही है, लेकिन बहरहाल कुछ लोग जो हैं नाक़िदीन वो इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। तो उसके हवाले से ये एक चीज़ अरेंज करवाई गई थी। और आई मस्ट कमेंड डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, जो कि इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। ये जो स्ट्रेटिजिक प्लानिंग पॉलिसी प्लानिंग सेल जो है नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के अंदर, वो उसको हेड कर रहे हैं, तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं। अब इसके 5 सेशंस थे टोटल। 17 तारीख़ को 2 सेशंस हुए हैं और 3 सेशंस इसके हुए हैं 18 तारीख़ को। मैं कोशिश करूंगा कि सारे सेशंस के आपको मेन पॉइंट्स भी बता दूं जो उसमें से लिए गए हैं। अगर ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होती तो मैं 2 वीडियोस पे चला जाऊंगा, लेकिन उन तमाम चीज़ों से पहले आपको मैं डॉक्टर मोईद यूसुफ का जो पहले सेशन से पहले उनका जो की नोट स्पीच थी उनकी, वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसने आपको बिल्कुल फाउंडेशन सेट करके दे दिए, एक जिसको कहते हैं ना कि उसने ग्राउंड सेट कर दिया। उस पूरे के पूरे 2 दिन के अंदर जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसको सम अप करके बताया कि पीछे विजन क्या है, ये क्यों होने जा रहा है। उसका मैं एक पॉइंट पहले आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम आएंगे सेशंस पे। और सेशंस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं क्योंकि ख़ुद मैंने ये 2 दिन अटेंड किए हुए हैं, तो मैंने वहाँ पर जाके बैठ के नोट्स लिए हैं। ऑनलाइन भी ये सारे के सारे सेशंस अवेलेबल हैं। मेरा ख्याल है इप्री का जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये
डे 1 की भी सारी प्रोसीडिंग पड़ी हुई है 3-4 घंटे की, और डे 2 की भी सारी प्रोसीडिंग 3-4 घंटे की पड़ी हुई है। तो आप वहाँ पे भी जाके उसको कर सकते हैं, और हो सकता है मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँ, तो आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये सारी प्रोसीडिंग्स को आप मतलब फ़र्स्ट हैंड भी वहाँ पे जाके उन लिंक्स पे देख सकते हैं। और उसको मैं यहाँ पे आपके सामने सम अप करने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरा ख्याल है जो सोशल साइंसेज, बिहेवियरल साइंसेज और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक डिबेट है। और पाकिस्तान ने अब ये इरादा किया हुआ है इसके बाद कि हर साल इसको मुनक्किद करवाएगी इस डायलॉग को, क्योंकि जब आप पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू किसी और मुल्क के फोरम के ऊपर उजागर करते हैं तो वहाँ पे आपको इतनी स्पेस नहीं मिलती, और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता बल्कि वो उस मुल्क के पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखा जाता है जिस मुल्क ने वो डायलॉग मुनक्किद करवाया है। तो अब जब ये पाकिस्तान ने मुनक्किद करवाया है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए हैं, उन सारों के साथ जो है वो आपको मैं नाम बता दूंगा कि कौन कौन थे इसमें। लेकिन हम अब स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने जो की नोट स्पीच के अंदर क्या कहा था, वो पहले तो आप ये समझे कि ये डॉक्टर मोईद यूसुफ जो बता रहे हैं कि ये कोई एक नई इन्वेंशन नहीं है जो हम इसको बात कर रहे हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पे पाकिस्तान के अंदर भी बात होती रही है, वो भी यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर बात होती रही है। और जो आप पढ़ने पढ़ाने वाले लोग उनको पता है कि जो अखबारात वगैरह से और रिसर्च जर्नल्स पढ़ते हैं तो उनको पता है कि इसमें पाकिस्तान में बड़े अरसे से इस पर बात हो रही थी, लेकिन इसको इस तरीके से जामा नहीं पहनाने की कभी कोशिश की गई थी। पाकिस्तान के बारे में वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक विजन जो है ना कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी की, दैट वाज लैकिंग। कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी ये है ना कि आप हर एक एंगल से हमजहत, जिसको आप शायद कह सकते हैं कि एक हमजहत आपकी जो सिक्योरिटी होती है उसके ऊपर आपकी एक स्ट्रेटेजिक विजन होनी चाहिए। सिक्योरिटी जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री को इकोनॉमी सपोर्ट करती है, जंगें इकोनॉमी से लड़ी जाती हैं, वेपन्स से नहीं लड़ी जाती। वेपन्स तो आपके पास होते हैं लेकिन उन वेपन्स को चलाने के लिए आपको इकोनॉमी की भी ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो लोग गन्स चलाने के शौकीन हैं उनको पता होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लैशनकोव आपके पास मौजूद है और उसमें आप एक मैगज़ीन जिसके अंदर 20 बुलेट्स होती हैं, वो 20 बुलेट्स आप लोड करके एक ब्रस्ट मारते हैं, 20 की 20 बुलेट्स आप उड़ा देते हैं। क्लैशनकोव की जो एक गोली होती है, मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये तकरीबन कोई 180 के करीब कोई एक बुलेट उसकी आ रही है। इसका मतलब है कि आपने तकरीबन 4000 रुपये जो है वो कम हो बेश 4000 रुपये आपने फूंक दिए 1 मिनट के अंदर ब्रस्ट लगा के। तो फिर आप, ये सिर्फ एक क्लैशनकोव की बात है। फिर जब दो ममालिक के बीच में जो जंगें लड़ी जाती हैं वो कितना एक्सपेंसिव शुगल होगा। सबसे एक्सपेंसिव शुगल जो है वो जंग का है। तो आपका सिर्फ मिलिट्री पे फोकस्ड रहना और इकॉनमी को इग्नोर करना, और फिर इसके साथ सिर्फ इकोनॉमी की भी बात नहीं हो रही बल्कि इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी की भी बात हो रही है। तो इन तमाम शोबों को इग्नोर करना जो है ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। और आई एम क्वाइट ग्लैड कि पाकिस्तान में अब इस बारे में हुकूमती सतह पर सोचा जाने लगा है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो हुकूमत है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और जो सिविलियन हुकूमत है वो उन दोनों की सोच यहाँ पे आके इस नुक्ते पे सेम पाई जाती है कि वो अब दोनों इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि हमें बाकी शोबों में भी हमें सोचना पड़ेगा इस पे। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पिछले 73 साल में हमारे पास इस तरह का कोई कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी का कोई एक स्ट्रेटेजिक विजन हमारे पास नहीं था, लेकिन अब वो विजन आने की तरफ है और वो अब आ रहा है। और ये डायलॉग्स जू हर साल होते जाएंगे, मुनक्किद होते जाएंगे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती जाएंगी और ये पजीराई हासिल करेगी। और डेफिनेटली हमारी रियासत जो है वो इस साइड पर भी सोचने की कोशिश करेगी। उसमें फिर ये होगा कि जो आपका आप ह्यूमन वेलफेयर पे भी पैसा खर्च करेंगे, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी पैसा खर्च करेंगे, आप मिलिट्री वे के ऊपर भी पैसा खर्च करेंगे, और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। तो एक साइड पे ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, ह्यूमन सिटीजन्स के वेलफेयर के काम होंगे, दूसरे साइड पे मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी और उसी तरह आपकी मिलिट्री भी बेहतर होगी। एग्जांपल आप ले लें चाइना की, एग्जांपल आप ले लें अमेरिका की, एग्जांपल आप ले लें। इतनी सारी जंगें पिछले 20 साल से तो हम देख रहे हैं, जब से होश संभाला हुआ है हम देख रहे हैं कि अमेरिका जंगें ही लड़ रहा है, लेकिन उनकी इकॉनमी के अंदर इतना तब्बड़ है कि वो इन जंगों को बर्दाश्त कर सकता है। दूसरे साइड पे एक गरीब मुल्क है, वो 6-7 दिन की जंग लड़ने के बाद एग्जॉस्ट हो जाती है, उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाती है, स्क्वीज़ हो जाती है, तो उसके पास फिर कोई चारा नहीं रहता। तो इस वजह से ये एक बहुत ज़रूरी है।
अब इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न का एक टास्क था, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी का प्लान था, तो की नोट स्पीच में उन्होंने बताया डॉक्टर मोहित यूसुफ ने कि इसको एक हमारा ये एक टास्क था कि इसको एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम लेके आए, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी को इसको एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम लेके आए। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी जो है ये कम्बिनेशन है ट्रेडिशनल की और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की। अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी तो जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि आपको समझ भी आ रही है, मिलिट्री के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं, और नॉन ट्रेडिशनल में फिर वो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपकी आ जाती है, और इस तरह आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी वाली चीज़ें सारी की सारी उसमें आ जाती हैं। अब इसमें ये कंप्राइज करती है जो उनके की नोट स्पीच से मैंने ये चीज़ें डिराइव की हैं, अब मैं आपको उनको अपने अल्फाज में बता रहा हूँ। ये कंप्राइज कर रही हैं नेशनल कोहेशन पे। आपके मुल्क के अंदर जो जब कोहेशन होगा ना, नेशनल कोहेशन डिसइंटीग्रेट नहीं होगा बल्कि इंटीग्रेशन आप काइंड ऑफ इसमें कह सकते हैं, वो होगा, तब आपकी नेशनल सिक्योरिटी अच्छे तरीके से काम करेगी। फिर इसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सवरेनिटी है, ये वो वाले एस्पेक्ट्स हैं जो कि मिलिट्री और डिफेंस के साथ रिलेटेड है, लेकिन ये इसमें ये नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रिहेंसिव जो नेशनल सिक्योरिटी प्लान है उसमें ये भी आ जाता है। फिर इसमें फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी वाली बात भी आ जाती है कि अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर है या आपकी डिप्लोमेसी कमज़ोर है तो फिर भी आप नेशनल सिक्योरिटी का ये गोल अचीव नहीं कर सकते। आपकी मिलिट्री जितनी मजबूत हो, आपकी इकोनॉमी जितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर है और आपकी डिप्लोमेसी कमज़ोर है, तो आप अपने इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को अचीव नहीं कर सकते। जो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आपकी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी की क्या अहमियत है, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे इसमें लेके जाते हैं। तो इस वजह से, और ये जो आपकी नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है, ये दरअसल आपका ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दोनों को लिंक करता है फिर। ठीक है, अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इसमें आपकी ग्रोथ है जिसमें आप जीडीपी ग्रोथ कह सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपकी इकोनॉमी का वॉल्यूम बढ़ना है, वो सारे, और फिर इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी है। ह्यूमन सिक्योरिटी में फिर उनको फर्दर एलाबोरेट करके उन्होंने बताया कि इसमें फूड सिक्योरिटी है, क्लाइमेट सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी है। ठीक है, और आजकल के दौर में फिर इसमें पेंडेमिक्स भी आ जाते हैं। हेल्थ के हवाले से तो डेफिनेटली है, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो इसमें पेंडेमिक्स भी आ जाते हैं। अब जब इन एलिमेंट्स को आप एक साथ यकजा करते हैं तो फिर ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी बन जाती है। अब आप देखें, इसमें मिलिट्री भी शामिल हो गई, इसमें डिफेंस भी आ गया, इसमें डिप्लोमेसी, इसमें फॉरेन पॉलिसी भी आ गई, इसमें आपकी इकोनॉमी भी आ गई। इस जो नॉन ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल में तो वो आपको बता दिया, इसमें जो नॉन ट्रेडिशनल है इसमें फॉरेन पॉलिसी, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आ जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें, पेंडेमिक्स, हेल्थ के साथ रिलेटेड इशू, वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड इशूज़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है, अब अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर वो आगे से एक सवाल करते हैं कि हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। ये तो ठीक है, हमें पता है यहाँ ये मौजूद है, हम आगे कैसे जाएंगे, हमारे पास कोई विजन है। तो अब तक ऐसा कोई सच विजन पाकिस्तान के पास नहीं था। अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के अंदर या नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न जो है वो अब जो डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब का जो सेल है वो अब ये विज़न देने की कोशिश कर रहा है। और ये विज़न वो कैसे दे रहा है, पहले अब आप एक बात को समझें। पहले ऐसा होता था कि जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ बन रही है ना, वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स बन रही हैं। ठीक है, जैसे कि आर्मी चीफ बैठ गया, प्राइम मिनिस्टर बैठ गया, ठीक है, लेट्स से चले फॉरेन मिनिस्टर आपका बैठ गया, किसी एक इशू पे, और आईएसआई चीफ बैठ गए और किसी एक इशू पे वो डिस्कस करते हैं, और दो चार उनके मुशीरान हैं, ठीक है, बट बिहाइंड द क्लोज डोर किसी एक इशू पे वो कह रहे हैं कि जनाब लेट्स से अफगानिस्तान पे ये पॉलिसी होनी चाहिए, इंडिया पे वो होनी चाहिए, अमेरिका के साथ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो ये बिहाइंड द क्लोज डोर्स वाली पॉलिसी थी। अब हमारे पॉलिसी मेकिंग में मसला ये आ रहा था, और ये डॉक्टर मोहित यूसुफ को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, उनके साथ इन पर्सन भी जब भी कम्युनिकेशन मेरी हुई है तो ये बात वो इन पर्सन भी बताई है। कल इन्होंने यहाँ पे इस फोरम पे भी बताया, जब वो अखबारात में लिखते थे तब भी वो ये बात बता रहे होते थे कि आप जब बिहाइंड द क्लोज डोर्स पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उसमें गलती का ख़दशा होता है, उसमें फ्रेश थिंकिंग नहीं आती। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि एकेडेमिया का और थिंक टैंक्स का, इसका एक ठीक ठाक किस्म का इनपुट होता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर। पाकिस्तान में वो चीज़ मिसिंग थी। ये जो डायलॉग अरेंज करवाया है, इसमें 5 थिंक टैंक्स ने इसमें शमूलियत रखी हुई थी। उसमें नाम
आप देख लेंगे जब मैं पीछे पिक्चर्स डिस्प्ले करूँगा आपको नज़र आ जाएंगे। 2 नाम जो मुझे इस वक्त बिल्कुल जहन में याद है वो एक ISSI है और एक आपका IPRI है और एक 3 और थिंक टैंक्स थे, बहरहाल उनके नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल रहे हैं, लेकिन वो आपको तस्वीरों में नज़र आ जाएंगे जो मैं उसको पोस्ट करूँगा, ठीक है, तो वो आपको नज़र आ जाएंगे। अब ये थिंक टैंक्स ने इनके साथ कोलैबोरेट करके ये किया, इसमें एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल में अब ये होगा कि उस पोर्टल पे कुछ रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी, थिंक टैंक्स होंगे, एकेडेमिया के लोग होंगे, वो आके किसी भी इशू पे अपना इनपुट पॉलिसी का दे सकेंगे और वो नेशनल सिक्योरिटी का जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल है वहाँ पे वो जाएगा और अगर वो चीज़ आप हुकूमत को या इन सेल को फिल्टर करने के दौरान जब वो उसको देखेंगे, अगर वो उनको पसंद आती है तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप उनको वो कम्प्रिहेंसिवली वो चीज़ बता सकते हैं। वो चीज़ अल्टीमेटली आपके मुल्क की पॉलिसी के अंदर जाके शामिल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर अवाम से, एकेडेमिया से जो लोग समझते हैं इन चीज़ों को, नॉट एवरीबडी, लेकिन जो एकेडेमिया है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, सारे अवाम नहीं, और इसी तरह स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों को समझते हैं या थिंक टैंक के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो जो जब इन चीज़ों को देख रहे हैं उनका इनपुट अब जाएगा इसमें और हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की काविश है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ये जब एक जगह पे एक सीट पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, 9 to 5 वाली जॉब कर रहे होते हैं, तो इनके कामों में रूटीन शामिल हो जाती है, ये रूटीन वर्क्स कर रहे होते हैं। इनको जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो इनके जहनों में नहीं आती, क्योंकि वो एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, फाइल इधर से आई, इस पर साइन कर दिया, ये वाला पॉइंट, ये ऑब्जर्वेशन लगा दिया, उसको अप्रूव करके आगे भेज दिया, जो भी करना है, लेकिन ये एक रूटीन वाले काम कर रहे हैं। नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? वो अब एकेडेमिया से आएंगे, वो अब थिंक टैंक से आएंगे, वो अब स्टूडेंट्स जो हैं वो देंगे, आपके रिसर्चर्स जो हैं, जो मुख्तलिफ जो फ्रेश माइंड्स हैं, वो अब ये आइडियाज़ देंगे और उसको कौमी सतह पे देखा जाएगा और उसको पॉलिसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी, मैं समझता हूँ, काविश है जो कि पाकिस्तान के लेवल पे हो रही है, ठीक है जी। अब इसके बाद अब पाकिस्तान की जो कम्प्रिहेंसिव, ये असल में मैंने अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है तो उसको मुझे थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हुए थोड़ा हो रहा है, फिर मैं इस वजह से थोड़ा टाइम लेता हूँ उसको ट्रांसलेट करने में। पाकिस्तान की जो कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी का जो विज़न है ना, इसमें इकॉनमी जो है ये इसके सेंटर में पड़ी हुई है, कोर में पड़ी हुई है इकॉनमी, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो इसके कोर में है। जब तक इकोनॉमिक सिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी तो आपकी कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी वाला जो ख्वाब है वो अचीव नहीं हो सकता। अब कैसे? इकॉनमी मजबूत होगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तो आप ह्यूमन वेलफेयर पे भी पैसा लगाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तो आप मिलिट्री पे भी ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, ठीक है, हम ये कहते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री का बजट ज़्यादा है, ठीक है, वो हम रेशो में बात कर रहे हैं कि शायद हमें ज़्यादा लग रहा है, वो भी एग्जेजरेटेड है। जो लोग कहते हैं 70-80% है, वो एग्जेजरेटेड फिगर है। मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि मैंने एक कैलकुलेशन किसी ज़माने में की थी और एक वक्त पे मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने जनरल अतर अब्बास से भी ये बात पूछी थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी का विज़िट किया था, एक टॉक वो दे रहे थे। उस वक्त जो मेजर जनरल अतर अब्बास साहब थे, उनसे मैंने ये बात पूछी थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री का जो बजट है दैट इज़ 75%। उन्होंने कहा नहीं जी दैट इज़ 35%, और वो भी जब आप इनडायरेक्ट बजट भी उसमें मिला लेंगे तब 35% है। तो फिर मैंने इस पे थोड़ा सा देखा तो मुझे पता चला कि जो डायरेक्टली आपका जो 10% होता है वो आपके डिफेंस में डायरेक्ट चला जाता है। फिर उसके बाद जैसे कि मुख्तलिफ जो और शोबाजात हैं जिसमें डिफेंस के लोग इन्वॉल्व होते हैं, या वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे फ़ौजी फाउंडेशन और शाहीन फाउंडेशन वगैरह, और इस तरह बहरिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम को इनडायरेक्ट को भी, या अस्करी के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे इनडायरेक्ट भी लगा के आप देखते हैं तो ये 35% बन जाता है, टोटल ये बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो एक एग्जेजरेटेड फिगर है, 80% वो एग्जेजरेटेड है। उस पर तो आप एज ए स्टूडेंट्स ऑफ सोशल साइंसेज मैं तो आपको कहूँगा कि आप उस पर यकीन ना करें, आप खुद अपनी रिसर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी है, ठीक है। तो वो जो स्वीपिंग किस्म के रिमार्क्स लोग देखते हैं वो तो गलत है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ये इवन 35 पे भी लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की मिलिट्री जो है ना, उसको अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, आपके बजट में रेशो तो शायद वो ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन आप इंडिया के बजट के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान की मिलिट्री का बजट कुछ भी नहीं है। रेशो में बात ना करें, आप वॉल्यूम में बात कर लें,
ठीक है। तो वॉल्यूम में इंडिया का बजट बहुत आगे है हमसे और हमारा बजट बहुत ज़्यादा पीछे है। इस वजह से जब आपकी ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तो आप मिलिट्री पे भी अच्छा खासा मज़ीद खर्च करने के लिए मज़ीद पैसे खर्च कर सकेंगे, और यहाँ पे आप ह्यूमन डेवलपमेंट को भी इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। यहाँ पे आप वेलफेयर पे भी पैसे खर्च कर रहे हैं आवाम की, वहाँ पे आप पैसे खर्च कर रहे हैं मिलिट्री पे भी, तो आवाम भी खुश है और आप अपने डिफेंस पे भी जितनी उसको फोकस की ज़रूरत है उतना फोकस, जितने पैसे की उसको ज़रूरत है उतना पैसा आप अपने डिफेंस पे भी खर्च कर रहे हैं। तो आप अपने आप को सारे तरीक़ों से इक्विप कर रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो इस वजह से इसके कोर में जो है वो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एक विजन जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा, अब पाकिस्तान के पास एक और भी बड़े मज़े की बात है। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है लेकिन हमारी जियो इकोनॉमिक्स की भी लोकेशन है, ठीक है। अब जियो इकोनॉमिक्स की हमारी लोकेशन क्या है? जो हमारी लोकेशन है वो तो इम्पॉर्टेंट है, जियो स्ट्रेटेजिकली तो हम अभी तक उसको पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत। मैं अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला एक लेक्चर है उसमें एंड में मैंने इस बात पे थोड़ी सी मैंने बात की थी कि अब नए डायमेंशन इसके अंदर क्या आ रहे हैं, और वो जियो इकोनॉमिक्स की बात आ रही है उसमें, ठीक है। आप वो भी देख लें जो एंड में मैंने उस पर बात की थी, लेकिन यहाँ पे भी उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करके डॉक्टर मोहित यूसुफ ने उसको बताया है, बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट किया कि अब इसकी एक जियो इकोनॉमिक्स भी है, जियो इकोनॉमिक लोकेशन भी है पाकिस्तान की, जो कि वही लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि आपका ऊपर सेंट्रल एशिया पड़ा हुआ है, बीच में अफगानिस्तान है, उधर आपका चाइना पड़ा हुआ है। चाइना को अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान में से सीपैक गुजार के गवादर और फिर आगे अपने वो, तो ये अब आपकी जियो इकोनॉमिक्स की लोकेशन है, ठीक है। इस तरीके से सेंट्रल एशिया को भी दुनिया के साथ कनेक्ट होने के लिए अफगानिस्तान में से एक कॉरिडोर चाहिए होगा जो कि पाकिस्तान के सीपैक में कनेक्ट करके आगे जाएगा, और वही चीज़ पाकिस्तान, मतलब ये इन ममालिक की इकोनॉमीज़ पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। एक साइड से चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ज़्यादा तेज़ होनी है और वेस्टर्न चाइना को उन्होंने डेवलप करना है तो ये उनकी मजबूरी थी, जो उन्होंने सीपैक किया वो कर रहे हैं। अब उसी में से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी फ़ायदा उठाएंगी क्योंकि उनकी भी मजबूरी है कि उन्होंने इन्हीं गर्म पानियों की तरफ एक्सेस करना है और अपना ट्रेड करना है, और वहाँ पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो ये आपकी जियो इकोनॉमिक्स की भी एक लोकेशन है, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जियो स्ट्रेटेजी के साथ अब आपकी जियो इकोनॉमिक्स की भी लोकेशन, और इसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना है एज अ नेशन। तो ये उन्होंने एक बड़े मज़े की बात की थी, ठीक है। और उसमें फिर वो जो जियो इकोनॉमिक्स की लोकेशन है उसमें वो कहते हैं कि इसके जो पिलर्स हैं वो कनेक्टिविटी है, डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। अब पिलर्स जियो इकोनॉमिक्स क्या है? कनेक्टिविटी है, मतलब आप चाइना के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप इन फ्यूचर सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करेंगे, कॉरिडोर्स बनाएंगे, ट्रेड कॉरिडोर्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाएंगे थ्रू अफ़गानिस्तान, या वाखान से भी आप उसको ऊपर से भी लेते हुए आ सकते हैं जब तक अफ़गानिस्तान पूरा सिक्योर नहीं हो जाता। और अगर अफ़गानिस्तान पूरा बिलफर्ज सिक्योर नहीं भी होता मुस्तकबिल करीब के अंदर, तो अफ़गानिस्तान के अंदर किसी एक कॉरिडोर को सिक्योर बना के उसमें से ये चीज़ें गुजारी जा सकती हैं। इन तमाम ऑप्शंस पे गौर किया जा सकता है। फिर आपकी डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। अब डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स क्या है कि आप पहले असिस्टेंस लेते थे, इकोनॉमिक असिस्टेंस के पैकेजेस आपको मिल जाते थे मुल्क को, ठीक है। अब आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने कहा नहीं, you should be partner, you should come to us in shape of a partnership, not like just assisting us economically। जैसे कि अमेरिका हमें असिस्टेंस देता है, ये जो हमें ये वर्ल्ड बैंक और IMF से कुछ असिस्टेंस मिल जाती है, ये वाली चीज़ नहीं। आप ममालिक को कहें आप आएँ, बिकम और पार्टनर्स, हमारे साथ ट्रेड करें, हम भी फ़ायदा उठाएं, आप भी फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो वो आपका वो क्लाइंट वाला रिलेशन उनके साथ नहीं रहेगा, बल्कि आपका पार्टनर वाला रिलेशन उनके साथ पार्टनरशिप्स में आप पाएंगे। और उसके लिए रीजनल पीस, तो ये कनेक्टिविटी के लिए जो रीजनल पीस जो अफगानिस्तान की बात आ रही है वो उसमें ज़रूरी है। ये तो आपकी सेंट्रल एशिया की तरफ कनेक्टिविटी है। फिर आप ईस्टवर्ड जाएंगे तो इंडिया के साथ आपके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडिया जो है बहुत सारी चीज़ों में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, और भी पाकिस्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर वो या बलूचिस्तान जो है वो टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तो अब ये, लेकिन पाकिस्तान की विजन ये है कि अगर कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाता है इंडिया के साथ हमारा, तो इंडिया भी एक नेबर है, और जिस तरह हम सेंट्रल एशिया की तरफ सोच रहे हैं इस तरह हम इंडिया की तरफ भी सोच सकते हैं। फिर इंडिया से आगे आपके पास कितने सारे और साउथ एशियन कंट्रीज़ ऊपर इंडिया के और चाइना के बीच में पड़े हुए हैं, बांग्लादेश तक आप देखें तो, ठीक है, नेपाल है, भूटान है,
ये फिर आप इसको देखें और फिर ये आप बांग्लादेश को देखें, तो ये सारे के सारे ममालिक आपके साथ पड़े हुए हैं, इंडिया के साथ ऊपर भी, तो इनके साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है इस सोच के अंदर कि अगर ये हो जाता है और जियो इकनॉमिक लोकेशन जो है वो आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर जाते हैं, जो रीजनल पीस है वो अगर कभी मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में अचीव होता है तो उसके कितने बड़े समरात होंगे, और वो सारे के सारे रीजन के लिए होंगे। पाकिस्तान तो डेफिनेटली उसमें फ्रंट पे ही होगा क्योंकि पाकिस्तान एक्सेस दे रहा है, लेकिन वो पूरे के पूरे रीजन के लिए ये समरात होंगे उसके, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें रीजनल पीस के अलावा जो है ना और किसी तरीके से भी चीज़ें जो है वो अचीव नहीं होंगी। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो उन्होंने ये बताई है कि हमारी अब अप्रोच क्या होनी चाहिए, पॉलिसी अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए पाकिस्तान के बारे में, और वो ये बता रहे हैं कि पॉलिसी अप्रोच हमारी अब शिफ्ट हो रही है। पहले हमारा फोकस यही होता था कि बिहाइंड द क्लोज डोर पॉलिसीज़ बना रहे हैं जो कि आपके जो कन्वेंशनल नेशनल सिक्योरिटी का वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता था, लेकिन अब अप्रोच हमारी चेंज हो रही है और अब जो स्टेटस को था, जो कि पुराना हमारा नेशनल सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट था, उसको स्टेटस को कहा जाता है। इस टर्म यहाँ पे उसको स्टेटस को कहा है उन्होंने, जो मेरी समझ में बात आ रही है। तो वो जो स्टेटस को था उस स्टेटस को अब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। उस स्टेटस को क्योंकि उसने डिलीवर नहीं किया पाकिस्तान के लिए। अगर वो इतना ही अच्छा निज़ाम होता, इतना ही अच्छा होता कि मिलिट्री पे ही फोकस है और बाकी सारे के सारे शोबजात जो है वो इग्नोर्ड रह गए, तो उसने हमारे लिए डिलीवर नहीं किया। मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है, आपके मुल्क के अंदर से इंडस्ट्रीज़ भागी हुई हैं। आगे मैं जब मेरा ख्याल है कि बाकी वीडियोस मुझे इस पर 2-3 करनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक वीडियो में तो सिर्फ ये मुईद यूसुफ साहब का बड़ा कम्प्रिहेंसिव किस्म की एक स्पीच थी, तो इसी को मैं कवर कर रहा हूँ। तो बाकी फिर मैं कल परसों में और भी वीडियोज़ करूँगा, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो इग्नोर रह गई हैं, मुल्क कमज़ोर हो गया है, तो उसकी वजह से स्टेटस को ने तो काम नहीं किया। इस वजह से अब ये चेंज जो है ना ये इनेविटेबल है, ये नागुज़ीर है, ये होके रहना है, ये वाला जो चेंज है। तो अब जो चीज़ आ रही है अब उसमें ये है कि एक ऐसी तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाया जाएगा कि जिसमें गवर्नमेंट इंक्लूसिव, होल गवर्नमेंट इंक्लूसिव अप्रोच होगी। मतलब ये नहीं होगा कि आपकी सिर्फ डिफेंस के साथ रिलेटेड चीज़ें जो है उस पर फोकस है और बाकी सारे के सारे शोबे बाहर हैं, या कुछ 3-4 लोग बैठ के यहाँ पे एक पॉलिसी बनाते हैं और बाकी लोग गवर्नमेंट के बैठे हुए हैं लेकिन वो बाहर हैं, ठीक है। उनको कोई पता नहीं है कि कहाँ से कौन सी पॉलिसी चल रही है। अब एक होल गवर्नमेंट इंक्लूसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा, और वो जो गवर्नमेंट इंक्लूसिव अप्रोच है उसमें मैंने आपको बताया कि इनपुट एकेडेमिया और थिंक टैंक्स और रिसर्चर्स भी देंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की पॉलिसी अप्रोच के साथ पाकिस्तान अब आगे बढ़ेगा। इसमें जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अब आपको, जो कि डॉक्टर मुईद यूसुफ ने भी बताया, और वो ये है कि अब आपको इसमें कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हुकूमत बदल गई, कोई और पार्टी की गवर्नमेंट आ गई और अब उसके बाद ये जो अप्रोच है ये चेंज हो जाए। ये नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के अंडर काम करेगी, और ये वाली जो अप्रोच है अब इस अप्रोच को परमानेंटली पाकिस्तान के अंदर जो है मुतारिफ करा तो दिया गया है, आगे भी लेके जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर हम इस अप्रोच को डिसकंटिन्यू कर देंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस हुकूमत के तो 2 साल मैक्सिमम रह गए, 2023 में कोई और हुकूमत आती है और वो इसको डिसकंटिन्यू करती है, तो इसके तो सिर्फ 2 ही मीटिंग, 2 ही डायलॉग्स हुए होंगे, अभी चीज़ें मटीरियलाइज भी नहीं होंगी। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको 10-15 साल बाद समरात देती हैं, तो इनको इसके अंदर ये कंटिन्यूटी तो आपको परमानेंटली रखनी पड़ेंगी। और जब भी आप इसमें से इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, ये डिस्कनेक्ट इसमें आएगा, थिंक टैंक्स रिसर्चर्स बाहर हो जाएंगे और फिर हुकूमत, तो वो फिर इसमें से फ्रेश थाट्स आनी बंद हो जाएंगी और वो फिर मोनोटोनस का शिकार हो जाएंगी चीज़ें, और फिर उसमें ग्रोथ वाला और जो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है आपकी पॉलिसी के अंदर वो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो कंपैटिबल पॉलिसी आपकी फिर नहीं बनेगी। एक तो हमें अपनी पॉलिसी को, जैसे कि उन्होंने बताया, प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे जाना पड़ेगा। हम अनअपोलोजेटिक और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाएंगे और हमें इसके अंदर कंसिस्टेंसी लेके आनी होगी। अगर हम
इन तमाम चीज़ों को एक जगह पे मुर्तकिज़ करे या एक जगह में उनको मजमुआ उनका बना के दें, तो इसको हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो अब पाकिस्तान की इन तमाम चीज़ों को लेके आगे जाने का जो है वो एक सोच हुकूमती ऐवानों में और मिलिट्री के जो करता धरता हैं उनमें अब ये पाई जाती है, और वो अब एक पेज पे है। और इसको मैं बड़ा पॉजिटिवली इसलिए देख रहा हूँ कि जब तक आप लोगों से इनपुट नहीं लेंगे, जिन लोगों को समझ आती है, तब तक आपके मुल्क के अंदर कोई नई सोच, कोई नई चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मिलिट्री वाले भी हैं तो वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो मतलब अपनी जॉब में मगन है, एक ख़ास हदूद क़यूद के अंदर सोच रहे हैं। फ्रेश थॉट्स उसमें भी बड़ी मुश्किल से बाहर से आती हैं। इस तरह जो आपके रेगुलर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविलियन के साइड पे हम देख लेते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है उधर भी फ्रेश थॉट्स बड़ी मुश्किल से बाहर से आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एकेडेमिया और थिंक टैंक्स इनको ये फ्रेश आइडियाज़ देंगे, और वो फ्रेश आइडियाज़ आपकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर गाइडेंस का रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो ये आपकी मुल्क की पॉलिसी ओवर द ईयर्स इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। जो अब तक हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ भी गलत किया, वहाँ भी गलत किया, अब वो चीज़ें शायद उन गलतियों से पाकिस्तान ने सीख लिया है, हमारे मुल्क के करता धर्ताओं ने जो उससे सीखा है, और अब वो उसमें तसहीह चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि इसको हम एक सही सिमत पे आगे लेके जाएं। तो नाजरीन, ये मोहित यूसुफ साहब की कीनोट स्पीच थी, जिस पे कि मैंने कहा कि आपके साथ सैर हासिल बहस होनी चाहिए। अगली वीडियोज़ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फिर इसके मुख्तलिफ सेशंस थे उसमें जो हुए वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।